Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. I am Brijendra Kumar Patel. Welcome you all in my channel Chemistry is Fun with Braj Patel. So in today's session we will discuss about the trends in periodic table. So in my previous video we have discussed about the variations or the periodicity in atomic radii as well as ionic radii. In today's discussion we will see how ionization enthalpy changes as we move left to right and down in a group, and also electron gain enthalpy from left to right and down in a group. So see first what is ionization enthalpy. So here in ionization enthalpy the definition is the amount of energy that is required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. So it's quite confusing in very simple words. देखो करना क्या हमको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, एक एलिमेंट उससे हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये हमें मालूम है कि जब हम कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे सोडियम है तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये सोडियम आयन बनाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एक एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना तो है पर कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या? पहली चीज़ एटम आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल सिंगल, उसके साथ दूसरा और कोई एटम नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंगल, कंप्लीटली अलोन, दैट कंडीशन इज नोन एज आइसोलेटेड। और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। यदि सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में है तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, सोडियम को हमको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसके आउटर मोस्ट सेल, उसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं IE से। IE मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इसकी यदि हम रिएक्शन समझाना चाहें तो क्या होगा, तो रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन इसकी हो जाएगी। सपोज X इट्स एन एलिमेंट, तो X में क्या करना है, इसको हमको लेना है पहले गैसियस फॉर्म में, ठीक है, और इस गैसियस फॉर्म में हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये क्या बनाएगा X प्लस, तो इस और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जो X प्लस हम बना रहे हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं, इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब एनर्जी क्यों चाहिए हमको, क्यों हम एनर्जी देंगे एलिमेंट को, तो रीज़न बहुत सिंपल सा है। एटम का स्ट्रक्चर आपने देखा है जिसमें अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ओके, ये तो हमें मालूम है। अब इस इलेक्ट्रॉन में दो फोर्स काम करते हैं, एक फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा और एक फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा। अब देखो सिंपल सा इसका एक्सपेरिमेंट करना है। एक थ्रेड लेना, ठीक है, और उस थ्रेड में एक स्टोन बांधना है आपको। उसको बांध करके आप चारों तरफ घुमाइए, क्या होगा, स्टोन की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो जो स्टोन है वो अपने एक सर्कुलर पाथ में मूव करते रहेगा, ठीक है। अब मूव करते रहेगा तो देखना उसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं। दो फोर्स कौन सा, एक जो स्टोन को बाहर की तरफ ले जाना चाह रहा है और एक फोर्स जो उसको अंदर की तरफ ले जाना चाह रहा है। दीज आर टू फोर्सेस। ओके, कौन कौन से हैं फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इन दोनों फोर्सेस में अब देखना कंडीशन क्या बनेगी, यदि आप थ्रेड को काट देते हैं तो स्टोन बाहर की तरफ चला जाएगा। मतलब स्टोन की टेंडेंसी है कि मेरे को भागना है, बाहर जाना है, पर उसको बाहर जाने से कौन रोक रहा है, वो जो थ्रेड है वो थ्रेड रोक रही है उसको, ठीक है। अब वो अंदर की तरफ क्यों नहीं आ सकता, अब ठीक वही काम करना है, आप अंदर से फोर्स घुमाना, उसको हाथ को ऐसे स्टॉप कर दो, घुमाओ मत, तो स्टोन अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें बाहर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जो टेंडेंसी हैं वो जब टेंडेंसी सेम हो जाती हैं, मतलब दोनों टेंडेंसी में क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जब सेम हो जाएगा तो फिर एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करते रहेगा, ठीक है। तो इसमें अब हम ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको ये जो न्यूक्लियस है प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है। यदि हम इस अट्रैक्शन को ब्रेक कर दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। इसी अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया ना
कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है। यदि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये हो गया IE1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो 1 2 3 ये इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। इनमें से किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर हमको मिलता है IE1, ये स्मॉलर देन IE2, दिस वन इज स्मॉलर देन IE3, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न ये है, हम एग्जांपल इसको लेंगे एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम में ये आपको मालूम है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 13 प्रोटॉन्स हैं। सो 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बीच में इक्वल अट्रैक्शन है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद प्रोटॉन्स तो 13 ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, 12। तो अब आप ये बताओ 13 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया कि नहीं? यस, अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। मतलब ये प्रोटॉन विद मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स दे आर अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देयर सेल। तो न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन को और खींच के रख रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। चलो एनी हाउ हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब कितने प्रोटॉन बचे? तो प्रोटॉन तो 13 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा। अब इसमें अट्रैक्शन और ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब 13 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें अट्रैक्शन और ज़्यादा हो गया, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी का सीक्वेंस क्या मिलेगा? IE1, IE2, IE3। सो ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में साइज और रेडियाई। साइज और रेडियाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रेडियस जितना बड़ा होगा साइज भी उतना ही बड़ा होगा। तो साइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में? बहुत बड़ा इफेक्ट है साइज का। सिंपल सा देखना है आपको। हम ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अल्टीमेट कंसेप्ट इसको याद रखना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इलेक्ट्रॉन को निकालना किस पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स पर। फोर्स जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा, मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो हम देखते हैं साइज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम दो साइज लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो अब बताओ, दोनों को देख करके लग रहा है डिस्टेंस किस में ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। सेकेंड वाले में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा होगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन क्या होगा? तो जितना डिस्टेंस आप बढ़ाओगे अट्रैक्शन उतना कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। और साइज़ यदि छोटा है तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन बिल्कुल हाई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो पहला साइज़ का क्या इफेक्ट है? साइज़ यदि आपने इंक्रीज किया, क्या किया साइज़ को? इफ साइज इंक्रीजेस देन IE क्या होगा? IE डिक्रीजेस। ओके, साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। यह है साइज का। जितना बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना इजी होगा। सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर जो इसमें काम करेगा साइज और रेडियाई के बाद, यह सेकेंड फैक्टर होता है, सेकेंड फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकेंड फैक्टर क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसी को हम कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट। तो अब देखिए सील्डिंग इफेक्ट क्या है। तो सील्डिंग इफेक्ट का बहुत सिंपल सा आपको कंसेप्ट समझना है। सील्ड क्या होती है? ट्रॉफी वाली सील्ड नहीं। सील्ड मतलब जो हम बैटल में देखते हैं ना, जहाँ कहीं भी बिल्कुल युद्ध होगा, वॉर होगा, तो वहाँ पर पुराने समय में क्या थे? शर्ट्स एंड सील्ड यूज़ करते थे कि यहाँ से तलवार मारो तो उधर पे आयरन का बना हुआ सील्ड है, वो क्या कर रहा है? उसके फोर्स को
रोक देता है। तो सिंपल सा शील्ड का काम यही है। शील्ड क्या करेगी? फोर्स को रोकने का काम करेगा। अब यहाँ पर हम उसको कैसे समझेंगे? तो सिंपल सा देखना है, ये हम एक न्यूक्लियस ले रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड फिफ्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। ऑर्बिट तो बहुत सारे होंगे। हमको ये देखना है कि ये जो न्यूक्लियस है ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू 4, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना है? डेफिनेटली डिस्टेंस तो ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम ही होगा, बट इसमें एक और फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या कि ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, थर्ड में 18 एंड सो ऑन। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं किसका? करप्शन का। करप्शन कैसे? न्यूक्लियस इसने अपनी पावर भेजी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, फुल फोर्स भेजा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भाई साहब उस फोर्स को कम कर देते हैं। क्या हुआ? सिंपल सा, इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाना है, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बीच में ही रोक देते हैं, शील्ड का काम कर रहे हैं कि ये हो गई शील्ड और ये इनका हो गया फोर्स। तो इस फोर्स को किसने रोक दिया? शील्ड ने रोक दिया। ये इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट। अब जब फोर्स कम हो गया न्यूक्लियस, एक तो वैसे ही बेचारा गरीब था, वैसे ही इसका फोर्स कम है, और ऊपर से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने और उस फोर्स को रोक दिया, तो फिर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स फील होगा? बहुत कम फोर्स फील होगा। ऐसी कंडीशन में उसको निकालना बहुत ईजी है। तो शील्डिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट? पहले शील्डिंग इफेक्ट समझने क्या है। शील्डिंग इफेक्ट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन इनर ऑर्बिटल्स, ओके, द इलेक्ट्रॉन्स which are present in inner orbitals, they reduces the force of attraction of nucleus for outermost electron. This effect is called shielding effect. So shielding effect का क्या है? shielding effect से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया, और जब अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा, तो फिर हमको आयनाइजेशन थेरेपी कम जरूरत पड़ेगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ये है। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट यदि स्ट्रॉन्ग आता है तो फिर IE की वैल्यू कैसी हो जाएगी? ये IE लो हो जाएगा, ठीक है, लो IE वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। ये हो गया ये शील्डिंग इफेक्ट। और थर्ड फैक्टर होता है, ये थर्ड फैक्टर है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। ओके, कौन से? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये कैसे अफेक्ट करेंगे? सो ये देखना, एन ऑर्बिटल इज सेड टू बी स्टेबल इफ इट इज पार्शली फिल्ड और इफ इट इज हाफ फिल्ड और इफ इट इज फुल फिल्ड। इसका मतलब ये मैंने p ऑर्बिटल बनाया है, तो p में आपको मालूम है मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 6। तो यदि इस p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्या है? p ऑर्बिटल यदि फुलफिल है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब ये रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे कि नोबेल गैस। नोबेल गैस कभी रिएक्शन नहीं करती, क्यों? क्योंकि उनका p ऑर्बिटल कंप्लीट है। आप देखो हीलियम का कन्फिग्रेशन क्या है, ये लिथियम नियॉन का 1s2 2s2 2p6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसे p6 पूरा फुलफिल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर सकता, ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ये क्या करेगा? ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना गेन करेगा, तो इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू वेरी वेरी हाई, बहुत हाई होती है, क्योंकि ये डोनेट ही नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में फुल फिल्ड यदि ऑर्बिटल है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ऑर्बिटल कैसा है? फुल फिल्ड है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल है, इसलिए IE की वैल्यू क्या हो जाएगी फुल फिल्ड ऑर्बिटल के लिए? वेरी वेरी हाई। IE की वैल्यू वेरी वेरी हाई। और यदि ये हाफ फिल्ड है तो भी यही केस होगा। दो कंडीशन है, या तो हाफ फिल होना चाहिए या फुल फिल होना चाहिए, दोनों कंडीशन है तो ऑर्बिटल स्टेबल होगा, उसके लिए IE की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। सो IE की वैल्यू 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, साइज, शील्डिंग इफेक्ट
or stability of orbitals means whether they are half filled or full filled. Okay, तो ये तो हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंट्रोडक्शन. अब हम देखते हैं इसमें वेरिएशन. सो सी पीरियोडिसिटी फर्स्ट इन अ ग्रुप पीरियोडिसिटी में क्या चेंजेस आएंगे. सो सिंपल सा है, ग्रुप में जब आप मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज होता है. लिथियम इसका साइज है 2,1, सोडियम इसका साइज है 2,8,1, पोटेशियम इसका साइज है 2,8,8,1. मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं. हेयर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4. तो जैसे जैसे आप डाउन इन अ ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होगा, ऑर्बिट्स इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है और इसलिए IE की वैल्यू कम हो जाएगी. तो इन आ ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा. नेगेटिव का मतलब डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन अट्रैक्शन. अट्रैक्शन कम हो रहा है इसीलिए IE की वैल्यू कम होगी. ओके, ये हो गया इन आ ग्रुप. नाउ सेकेंड अब हम देखेंगे इन आ पीरियड कि पीरियड में क्या वेरिएशन आता है. तो पीरियड में हम एग्जांपल लेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. ठीक है, इसमें लिथियम का साइज है 2,1, बोरॉन बेरिलियम का साइज है 2,2, बोरॉन का साइज हो गया 2,3. इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज नहीं हुआ, बट नंबर ऑफ ऑर्बिट तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, दोनों में सेकेंड ऑर्बिट ही है तो ऑर्बिट इंक्रीज नहीं हुआ. पर यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो गया इनमें प्रोटॉन का अट्रैक्शन. क्यों, लिथियम में 3 प्रोटॉन्स होंगे, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स होंगे, बोरॉन में 5 प्रोटॉन्स. सो एक एक न्यूक्लियर अट्रैक्शन में क्या हो रहा है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेज बाय 1. न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब क्या, प्रोटॉन की पावर, और प्रोटॉन की पावर बाय 1 इंक्रीज हो रही है इसलिए साइज डिक्रीज होगा. और जब साइज डिक्रीज होगा तो फिर IE की वैल्यू भी, साइज डिक्रीज हो रहा है इसलिए जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा. जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो फिर IE की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. सो पीरियड में क्या होगा, IE की वैल्यू, पीरियड में IE इट इंक्रीजेस. तो ये है वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. चलिए इसको हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं. So this is a graph for first group. Here you can see first group element. These are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. For these elements, the ionization enthalpy it is continuously decreasing. For lithium, it's a 520 kilojoule per mole. For sodium, 496. For potassium, 419, 403, and 374. So the reason is, on moving down in a group, since the atomic radii increases, it means size is increasing. So if size is increasing, then the attraction between nucleus and the outermost electron, it will also decrease. Okay, so if the attraction is decreasing, then definitely to remove the electron it will become easier. So that's why a small amount of energy is required to remove that electron. So that's why it's difficult to remove electron from lithium as compared to sodium, from sodium as compared to potassium. So on moving down in a group, ionization enthalpy it decreases. Now for period, so this is the second period: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. So in this group you can see for lithium it's a 520 kilojoule per mole, for beryllium it's a 899 kilojoule per mole, for boron it is less as compared to beryllium. So the reason is beryllium, see the configuration of beryllium is 1s2 2s2, means both the orbitals are stable because they are full filled. But boron it's partially filled 2p1. That's why the energy required to remove electron from boron it is easier because boron is unstable. So again boron, carbon, and nitrogen. So see in nitrogen the configuration is 1s2 2s2 2p3, means p orbital is partially, it's a half filled. Half filled means again it is stable. So if nitrogen orbital it is stable, then again it will become quite difficult to remove the electron from outermost cell. So that's why the ionization enthalpy for nitrogen is quite higher than oxygen. So the reason is nothing else, just the half filled orbital. Then after oxygen it's a fluorine and last neon. So for neon it's the highest because neon it has complete octet. So
it's a very difficult to remove the electron from neon. So from this data you can see very clearly on moving left to right in a period, the ionization enthalpy, it is continuously increasing. Okay, it is continuously increasing. That's all.